आप तब तक बिजनेस ओनर नहीं बनते जब तक आप मॉनेटरी गोल को नहीं हटाते पर्पस से। अगर आप किसी को एडवाइस दें कि अगर किसी को अमेज़न पे शुरू करना चाहिए तो क्या प्रोडक्ट करना चाहिए उसको? आप अगर 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं 100 रुपये का शैम्पू बेचने के लिए, वहाँ पे कोई और एक बड़ा ब्रांड आएगा, वो 200 रुपये खर्चा करेगा ज़्यादा कस्टमर लेके आने के लिए। ये सेम चीज़ अभी आपको करना होगा अगर आप अमेज़न पे आना चाहते हैं। टी-शर्ट बिजनेस जो एक बहुत बड़ा ऑडियंस बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई सेंस है अमेज़न के ऊपर अभी या नहीं? 1500 की टी-शर्ट के पीछे अगर मेरी 500 की टी-शर्ट तो उसके ऊपर क्या क्या और कॉस्ट लगेगी अमेज़न पे बेचने के लिए। और मुझे पता है कि 90% प्रोडक्ट्स जो आज की डेट में कामयाब है, शायद 99% जो उन्होंने पहले बनाया था वो आज की डेट में नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए कुछ अपने बारे में हमारी ऑडियंस को। तो मेरा नाम सैमी अख्तर है। मैं अभी लगभग करीब 25 साल का हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी 2017 में, 2017। Okay. तो 2017 में जब मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तब सेकेंड ईयर में मैं तब रहता था हॉस्टल में, ठीक है, और 4 दोस्तों के साथ रहता था। Okay. मैं सोया हुआ हूँ और सुबह लगभग 6 बजे कॉल आता है मेरे मामा जी का। ऐसे मेरे मामा नॉर्मली कॉल नहीं करते, तो इसलिए मैं हट के उठ जाता हूँ। Okay. और कॉल में बोलते हैं कि आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया, ही इज़ इन हॉस्पिटल, आपको आना पड़ेगा। तो आई वेंट देयर। मेरे फादर आईसीयू में थे और वो लगभग कोमा में थे। Okay. और उसी दिन रात को उनका डेथ हो गया क्योंकि ब्रेन हैमरेज हो गया था और ब्लड क्लॉट कर गया था, ही डाइड। और उसके बाद मेरे फैमिली में मेरे मदर हैं और मेरे सिस्टर हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। Okay. तब मैं कर रहा था मैकेनिकल, सेकेंड ईयर में था, अभी शायद 4th या 5th सेम का एग्ज़ाम होने वाला था। Okay. और एग्ज़ाम लगभग उसी हफ्ते था या नेक्स्ट हफ्ते होने वाला था। लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको पहले सेमेस्टर फ़ी देना पड़ता है। सेमेस्टर फ़ीस, क्योंकि वो प्राइवेट में था, अराउंड 60,000 सेमेस्टर फ़ीस होता था। Okay. और अब जब तक पैसा नहीं देंगे आपको एडमिट कार्ड नहीं देगा, आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते। Correct. तो कुछ करना था, 1 हफ्ता हुआ है, कुछ करना था मुझे। तो मैंने सोचा, क्योंकि तब तक ना 2 या 3 बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा फेमस चल रहा था, और एक हुआ आपका एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग और अमेज़न एफबीए। और मैंने सोचा बाकी सब में उतना ज़्यादा फोकस ना करके अमेज़न एफबीए स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज मैंने गेन किया था। Okay. लेकिन स्टार्ट करने को पुश नहीं मिल रहा था। बोलते ना, एक आपका यू-टर्न चाहिए, एक ट्रॉमा चाहिए, तब जाके एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है। Correct. तो मैंने वो ट्रॉमा को लिया और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। वो 60,000 मैंने लगाया अपना प्रोडक्ट में। मेरे पास 2 चॉइसेस था, या तो मैं पे कर सकता सेमेस्टर, या तो प्रोडक्ट में दे सकता था। तो मैंने वो प्रोडक्ट में लगाया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है और मैं अपना फैमिली इस स्टेज पे है नहीं कि मैं उनको बताऊँ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा मेरे फैमिली के पास वो सेविंग्स था नहीं। मेरे फादर जो थे वो टेलरिंग का शॉप था उनका एक, Okay. तो ज़्यादा सेविंग्स था नहीं। तो मेरे पास वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। Okay. ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ये लगाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैंने लगा दिया, और क्योंकि चाइना से प्रोडक्ट आने वाला था, मैंने पैसा तो दे दिया, लेकिन प्रोडक्ट आने में टाइम है, लेकिन तब तक एग्ज़ाम है मेरा। Yeah. अब एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं, मतलब एडमिट मेरा आया नहीं है। तो रेक्टर से कॉल आता है कि आके मिलो। मैं जाता हूँ, एचओडी बोलते हैं हम लोग उसको, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। तो उनसे मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि ये क्या बात है, क्योंकि उन्होंने भी सुना है, क्योंकि एग्ज़ाम 1-2 स्लॉट टेस्ट होता है, या फिर वाइवा बोलते हैं उसको, वो मैंने दिया नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने बुलाया कि ये क्यों आप बैठ क्यों नहीं रहे। तो मैंने पूरा बताया। उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि SWC बोल के कुछ आता है, स्टूडेंट्स वेलफेयर समथिंग, जहाँ पे अगर स्टूडेंट का ड्यूरिंग एजुकेशन या ड्यूरिंग उनका जो ग्रेजुएशन है, उनका पेरेंट्स का कुछ होता है, तो बोर्ड पूरा खर्चा उठाता है। Okay. तो वहाँ से मुझे बोर्ड ने प्लस पॉइंट दिया और मैंने एग्ज़ाम में तो बैठ गया। लेकिन उसके बाद 2 साल मैंने, मतलब ऑन एंड ऑफ, मैं कॉलेज नहीं जाता था, हॉस्टल में बैठ के ही लैपटॉप में बैठ के पूरा रिसर्च करता था कि क्या करना है, क्या करना है, प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट कैसे जा रहे हैं। Okay. और 2 साल गुजर गया। मैंने 2-3 प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया, और 2-3 प्रोडक्ट उतना चला नहीं। ये 3rd प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया अपने दोस्त के साथ, जो मेरा बिजनेस पार्टनर बना उस बिज़नेस में, और वो प्रोडक्ट धीरे धीरे ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन तब तक कॉलेज ख़त्म हो चुका था। तो उस KCT में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। Okay. कंटेंट कहाँ से बनाऊँ? कंटेंट मैंने बनाया जो पूरा सेल कर रहा था अमेज़ॉन पे, क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या स्ट्रैटेजी में यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया। कब की बात है ये? ये होगा आपको 2019 के करीब, 2019 के एंड के समय Okay. पे। और उससे ना विदिन 6 मंथ्स मेरे 200 के करीब सब्सक्राइबर हुआ। 6 मंथ में 200 बहुत कम नंबर है, लेकिन क्योंकि पूरा नीश है,
उसमें से मैंने क्या किया, कोर्स लॉन्च किया अपना, लगभग Okay. 17,000 का कोर्स लॉन्च किया। 200 सब्सक्राइबर में मुझे 20 सेल आया बिल्कुल ऑर्गेनिकली। वहाँ पे लगभग मैंने 2-2.5 लाख बनाया। उसको मैंने लाइव किया, कोर्स मतलब रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन मैंने किया उसको पूरा रिकॉर्ड किया, लाइव सेशंस को रिकॉर्ड करके उसको बाद में प्रोसेस किया एज अ कोर्स फॉर्मेट। ओके। तो ये हुआ वहाँ पे यूट्यूब वाला पार्ट। और एक चीज़ सेम वहाँ पे होने लगा, यूट्यूब पे ट्रैक्शन आने लगा। जो सेलर्स हैं ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, वो मुझे ये पूछने लगे कि आप अपने लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए भी कीजिए। तो मैं तब तक वो चीज़ सोचा नहीं कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा सर्विस बेस में उतना बहुत मुश्किल आता है। तो मैंने वो ना सोच के मैंने कोचिंग में, कोर्सेज में जाने का सोचा, क्योंकि तब तो तक आपको मैंने पता था सर्विस बेस्ड डिफिकल्ट है या फिर? हाँ सर्विस बेस, क्योंकि मेरे एक सीनियर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। ओके। तो मैंने उनको देखा हुआ है ओके। कि क्लाइंट के साथ वो हमेशा कॉल में लगे हुए रहते हैं, उनको हमेशा फ़ोन आता है चाहे कितने रात हो, क्योंकि अगर यूएस क्लाइंट है तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ईमेल्स में बात हो जाता है, लेकिन इंडियन क्लाइंट अगर है आपको हर एक टाइम पे तंग करता रहेगा। तो वो चीज़ पे ऊपर मुझे जाना था नहीं। तो वहाँ पे कोचिंग एंड कोर्सेज मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि तब तक मैंने ऑलरेडी काम कर चुका था एज अ फ्रीलांसर टाइम्स ग्रुप के साथ, उनका डिजिटल मार्केटिंग रन करने के लिए एफिलिएशन में। ओके। तो डिजिटल मार्केटिंग का मेरा नॉलेज था, मैं क्लिक फनल्स का बहुत सारा वीडियोस देखता था। क्लिक फनल्स का वीडियो देख देख के मैंने डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत सीखा और मैंने अपना कोर्सेज बेचना स्टार्ट किया। वहाँ पे कोर्सेज बेसिकली मैं 299 में फ्रंट एंड ऑफर करता था, उसके बाद एक लास्ट में डाउन सेल अपसेल करता था, अराउंड 16,000 का कोर्स। ओके। तो वो बहुत अच्छा बिजनेस रहा, बहुत अच्छा पैसा भी आया। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे एंटरप्रेन्योर्स का, आप तब तक बिजनेस ओनर नहीं बनते जब तक आप मॉनेटरी गोल को नहीं हटाते पर्पस से। ओके। तो मेरा गोल जब था तब था मॉनेटरी गोल का, कि मुझे इतना पैसा कमाना है, लेकिन उसमें पर्पस नहीं आ रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था ना, वो कहीं ना कहीं मुझे इफेक्ट भी कर रहा था और स्टूडेंट्स रिजल्ट में भी इफेक्ट कर रहा था। अराउंड 1-2% का सक्सेस रेट मुझे मिल रहा था स्टूडेंट में से जो सक्सेस होके आ रहा था। ओके। ये भी हो सकता है कि वो लोग सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है कि मैं सही से नहीं सिखा पा रहा हूँ या सही से इंप्लीमेंट करने के लिए उनको पुश नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। तो वहाँ से ना थोड़ा मुझे नेगेटिव फीलिंग आना स्टार्ट हुआ इस कोचिंग बिजनेस के ऊपर। ओके। एट द सेम टाइम मैंने संदीप जी मेरे को फाउंडर हैं, उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ, वो भी मेरे स्टूडेंट थे ओके। कोर्सेज में। ओके। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि चलो एक एजेंसी लॉन्च करते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो हम लोगों ने एक एजेंसी लॉन्च किया, पहले एज अ फ्रीलांस में हम लोगों ने लॉन्च किया। 3-4 क्लाइंट हम लोग को मिला, वो पे कर रहे थे 5,000 पर मंथ। ओके। लेकिन उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और उससे पहले जो आप कोर्स बेच रहे थे उसमें क्या टर्नओवर था? कोर्स में देखिए मैंने जो टोटल 3-4 करोड़ का कमाई मेरा हो चुका, मंथली अराउंड 30-35 लाख का जा रहा था। लेकिन तब जो कोर्सेस है वो अभी के अगर आप कंपेयर करेंगे, अभी आप कोई भी कोर्स बेचने जाएंगे आपको फ्रंट एंड में आप कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी हर एक बंदा कोर्स बेच रहा है। लेकिन जब मैं आया था 2019 कोविड से पहले, तब मैं कस्टमर को लेके आता था ब्रेक इवन पॉइंट पे, मतलब वो वेबिनार में आएंगे उससे पहले मैं ब्रेक इवन हो गया हूँ। ओके। तो वेबिनार में जो भी मैं पिच करता था वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल ही है। तो वो एक प्लस पॉइंट था। तो वहाँ पर बहुत अच्छा कैश फ्लो बना मेरे लिए। और तब ऑब्वियसली कैश फ्लो जब बनता है, आपका एज कम होता है, आप पर्पस नहीं होता, आप खर्चा भी करते हैं। मैंने 1.5-2 लाख का फ़ोन खरीदा, गाड़ी खरीदा, कपड़े खरीदे। लेकिन ये भी रियलाइज़ किया उसके बाद कि ये सब जब तक आप पर्पस के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका रियल ग्रोथ नहीं आएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने एजेंसी स्टार्ट किया और विद इन 1.5 ईयर अभी हम लोग का एजेंसी जो है लगभग 60+ ग्लोबल ब्रांड्स मैनेज करे। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ शार्क टैंक में भी आ चुके हैं। ओके। अराउंड 35+ टीम मेंबर्स हैं। कंबाइंड रेवेन्यू लगभग $150 मिलियन का रेवेन्यू मैनेज करें हम लोग अभी। अरे क्रेजी। तो वही है जर्नी, अभी ऐसे ही आगे जा रहे हैं हम लोग। अरे बढ़िया। तो मुझे यार ये बताओ, अगर किसी को अमेज़ोन पे सेल करना शुरू करना है आज की डेट में और वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करना चाहता है और उसके पास बजट बहुत कम है, मान लो 50,000 या 1 लाख से शुरू कर रहा है, राइट? तो फर्स्ट उसको क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? क्योंकि आप काफ़ी प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं, एड्स चलाते हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें कन्वर्जन्स अच्छे हैं, कि इसमें रिटर्न्स बुरे हैं, राइट? तो अगर आप किसी को एडवाइस दें कि अगर किसी को अमेज़ोन पे शुरू करना चाहिए तो क्या प्रोडक्ट करना चाहिए उसको? देखिए मैं ना पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे ना ब्रांडिंग, कस्टमर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, अमेज़ॉन हो या कोई भी ई कॉमर्स मार्केट हो,
आप अगर कस्टमर से बात नहीं करेंगे या कौन आपका कस्टमर है वो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको बेचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केटिंग का कॉस्ट हमेशा ऊपर जाएगा। कॉस्ट पर एक्विजिशन आपका हमेशा ऊपर जाएगा, वो गिरेगा नहीं। जहाँ पे आप अगर 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं 100 रुपये का शैम्पू बेचने के लिए, वहाँ पे कोई और एक बड़ा ब्रांड आएगा, वो 200 रुपये खर्चा करेगा ज़्यादा कस्टमर लेके आने के लिए। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोगों ने रिसर्च किया था एक टूथब्रश। ओके। ये टूथब्रश आपका नॉर्मल टूथब्रश नहीं है, ये अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश। ओके। इसका जो ब्रिसल्स होता है ना, ये पेंट ब्रश जैसे होता है। कोई अगर आर्टिस्ट देख रहा हो वो समझेंगे, पेंट ब्रश जैसे सॉफ्ट होता है। ओके। तो हम लोगों ने देखा ये तो कोई फेमस ब्रांड है नहीं, लेकिन कोलगेट है, सेंसोडाइन है, उससे ज़्यादा ये सेल कैसे लेके जा रहे हैं। तो हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे आपको मंथली सेल दिखाता है, ओके, एस्टिमेटेड मंथली सेल। तो हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया, तो वहाँ पे हम लोगों को ये पता चला, जैसे आप ना वो प्रोडक्ट्स को अगर आप टूल में डालेंगे, टूल आपको दिखाता है कौन सा कीवर्ड्स है जिससे ये प्रोडक्ट को सेल मिल रहा है या सर्च हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि जो कीवर्ड्स है उसमें एक कीवर्ड है अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश फॉर ब्लीडिंग गम्स। तो अरे हम लोगों ने सोचा अरे ये तो एक अच्छा चीज़ है। हमने थोड़ा और रिसर्च किया कि गम किनका ब्लीड करता है। तो हम लोगों ने देखा जिनका डायबिटीज़ होता है उनका ये गम का प्रॉब्लम नॉर्मल है, उनका गम ब्लीड करता है, उनका गम सॉफ्ट हो जाता है, तो वो जनरली प्रेफर करता है सॉफ्ट गम वाला टूथब्रश यूज़ करने के लिए। ओके। इनका अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स होता है। तो अभी आप देखेंगे ये जो टूथब्रश है, इनका जो पूरा लिस्टिंग बना हुआ है, इमेजेस बना हुआ है ना, वो पूरा डिज़ाइन किया हुआ है उनका टारगेट ऑडियंस जो है डायबिटिक पेशेंट के ऊपर। ओके। चाहे वो कॉपी हो, उसमें लिखा हुआ है फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। जहाँ पे कोलगेट क्या है, मास ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। यहाँ पे 10 या 1000 ब्रांड्स है जो सबसे बात कर रहे हैं, और पे कोई एक ब्रांड आता है जो सिर्फ आपको पॉइंट करता है। आपके मन में उनके लिए एक अलग फीलिंग होगा कि ये सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। या फिर आप एग्जांपल लीजिए, सोचिए यहाँ पे आपका लास्ट शायद एक कॉन्सर्ट था, ठीक है, तो वहाँ पे एक कोई भी म्यूज़िक कॉन्सर्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो सिंगर है वो अगर ऑडियंस में से किसी को पॉइंट करता है, उनको बुलाता है स्टेज पे, तो वो जो बंदा स्टेज पे आ रहा है वो उनको हमेशा याद रखेगा। करेक्ट। तो ये सेम चीज़ वो ब्रांड कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है एक स्पेसिफिक ऑडियंस ग्रुप को। तो अब वो जैसे ये प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि ये उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, ये ब्रांड दूसरा तीसरा प्रोडक्ट्स भी उनको सेल कर सकता है। दूसरा प्रोडक्ट सोचिए टूथ फ्लॉस, या कुछ लॉन्च करता है सोचिए टूथपेस्ट। तो वो ब्रांड जो कस्टमर है वो आके इनके खरीदेंगे क्योंकि एक ट्रस्ट बन चुका है। और अभी उनको सेकंड परचेज, थर्ड परचेज के लिए सेम कॉस्ट पर एक्विजिशन बियर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। इनका CTR बहुत ऊपर जाएगा, कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा। तो ये सेम चीज़ अभी आपको करना होगा अगर आप अमेज़ॉन पे आना चाहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप सेल करेंगे नहीं बिकेगा, क्योंकि आपको बाकी मार्केट खा जाएगा। आपको पहले ब्रांड बनाना है, मतलब ऑडियंस फिक्स करना है, कौन सा ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे। उसके बाद आप उनके लिए बनाइए, जो भी बना रहे हैं उनके लिए बनाइए। ओके। उसके बाद आप जैसे सेल करना स्टार्ट करेंगे आपको रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आएगा। सो यू आर सेइंग कि अभी अगर मुझे अमेज़ॉन के अंदर घुसना है तो मुझे कोई यूनिक प्रोडक्ट के साथ ही आना पड़ेगा। जी। तो अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तब बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोचिए प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा हम लोग भी कोई भी सेल्स कॉल में जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आता है कि और एजेंसीज है जो 3-4 हज़ार में प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको 3 लाख क्यों पे करूँ, ठीक है। तो एज ए एजेंसी हम लोग इतने सारे सेल्स कॉल कर चुके हैं, हम लोग अभी वो सेट है कि हम लोग क्या बोलना है। लेकिन आप जब प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B, कस्टमर्स वहाँ पे आप डायरेक्टली पिच नहीं कर सकते। कस्टमर देखेंगे वहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन बनाने के लिए आपको या तो ऑडियंस टारगेटिंग चेंज करना होगा, जिनसे आप बात करें उनको शो करना होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक नाइफ सेल हो रहा है, ठीक है। एक नाइफ सेल हो रहा है, नॉर्मल प्राइस है। उनका टारगेट ऑडियंस कौन है? हाउसवाइफ्स, कोई भी जो किचन में यूज़ करती हैं। प्राइस कम है तो हाउसवाइफ ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। वहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्रीमियम किचन नाइफ, ठीक है, जिसका प्राइस सोचिए 2000 देखिए कौन नाइफ खरीदेगा, मुझे तो 50 रुपये में बाहर से मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप शो करते हैं इमेज में एक प्रोफेशनल शेफ़ यूज़ कर रहे हैं नाइफ, तब उसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि ये थोड़ा प्रोफेशनली दिख रहा है। आपको ये पता चल रहा है कि हाँ, जहाँ पे वहाँ पे हाउसवाइफ यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे शेफ़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा हटके चीज़ होगा, तो आप ज़्यादा खर्चा भी करेंगे। तो इस तरीके से आप स्पीक कर सकते हैं अपना ऑडियंस में अलग तरीके से। अपना हम लोग इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल इमेजेस। आपका इमेजेस में आपका टारगेट ऑडियंस को शो कीजिए।
अभी जो भी आप ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करते हैं एजेंसी के अंदर, तो आप उनके अलग से फोटोशूट्स करवाते हैं या उनको रेकमेंड करते हैं ये चीज़, या कैसे करते हैं? जी, जनरली जो एजेंसीज़ मतलब हम लोग का एजेंसी जो ब्रांड्स को लेते हैं, उनका ऑलरेडी टीम बना हुआ रहता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स का। ओके तो हम लोग उनको इमेजेस या फिर क्रिएटिव कंसल्टेशन देते हैं। ओके क्योंकि अमेज़न में शायद उनका उतना नॉलेज ना हो कि अमेज़न में किस तरीके का डिज़ाइन चलेगा, तो हम लोग उनको कंसल्टेशन देते हैं कि देखिए आपका इमेजेस ऐसा है, आप इस तरीके से कीजिए, ज़्यादा CTR मिलेगा, ज़्यादा कन्वर्जन रेट होगा। ओके कूल यार। बट स्टिल अगर अभी आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो यूनिक हो सकते हैं? क्योंकि व्हाट आई फील कि ये कॉन्सेप्ट आई अंडरस्टैंड कि आप किसी पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा ऑडियंस के थ्रू। बट राइट नाउ मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स हैं कि हर छोटी मार्केट को भी 20 लोग अटैक कर रहे हैं। अभी अगर मैं वही टूथब्रश का एग्जांपल लूँ, तो 50 कंपनियां जो बना रही होगी, कुछ आगे बोलेंगे मैं बैम्बू से बना रही हूँ, मैं ऑर्गेनिक भी हूँ, कुछ आगे बोलेंगे हम चाइना से नहीं बना रहे, मेड इन इंडिया है। सबकी अलग अलग टैगलाइंस है, राइट? कंपटीशन आई थिंक आज के डेट में एक नया प्रोडक्ट ढूंढना बहुत टफ है, राइट? कि शायद कोई हज़ारों में से 2 लोग ही ढूंढ पाते होंगे और वो चल रही है। अभी अगर किसी में इतनी समझ नहीं है कि वो एक नया प्रोडक्ट ढूंढ पाए, क्योंकि अगर हम ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं तो हम 10 प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, उसमें से 1 या 2 चलते हैं, राइट? या 50 करते हैं, उनमें से 1-2 चलते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में घुसना ज़्यादा अच्छा होगा, और किस टाइप से अगर प्रोडक्ट चूज़ करना भी है तो कैसे किया जाए? जी, यहाँ पे मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ जो प्रोडक्ट के ऊपर मैं पर्सनली काम कर रहा था एज अ साइड प्रोजेक्ट। मैंने सोचा कि एजेंसी तो रन कर रहा हूँ, क्योंकि केस स्टडी दिखाने के लिए अपना भी एक ब्रांड लॉन्च करता हूँ। करेक्ट। तो ब्रांड का नाम है द अगली कॉफ़ी। ओके ट्रेडमार्क मिलना मुश्किल था, लेकिन अल्टीमेटली फाइट करके मिल गया, क्योंकि नाम इतना यूनिक है, अगली कॉफ़ी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मैंने जो सोचा है, और प्रोडक्शन में हम लोगों ने सैम्पल्स भी बनाया कॉफ़ीज़ का। तो हम लोगों को जो टारगेट ऑडियंस है वो है IT प्रोफेशनल, क्योंकि नैरो जितना हम लोग इनिशियली जा सकते थे उतना हम लोगों ने ट्राई किया, ताकि ज़्यादा मार्केटिंग में स्पेंड ना करना पड़े। तो IT प्रोफेशनल जिनका एज ग्रुप है 25 से 35। ओके। क्योंकि IT प्रोफेशनल जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर में लगे हुए रहते हैं, बहुत मैल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनका, मतलब ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स का उनका कमी रहता है बॉडी में। तो हम लोगों ने 2 जेंडर यहाँ पे डिवाइड किया, मेल्स एंड फीमेल्स। हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया न्यूट्रिशनिस्ट से कि मेल बॉडी में इस एज ग्रुप में कौन सा ऐसा विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो उनका कमी होता है जनरली, जो आपने पाया है। उन्होंने हमको लिस्ट दिया फीमेल बॉडी में क्या विटामिन्स मिनरल्स है जिनका कमी होता है। ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉफ़ी के साथ ये विटामिन्स एंड मिनरल ऐड किया। ओके। फॉर मेल सेपरेट कॉफ़ी, फॉर फीमेल सेपरेट कॉफ़ी। ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको स्टार्ट किया। और ऑब्वियसली कॉफ़ी में मिनरल्स विटामिन्स ऐड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आता है वाइट में। तो इनिशियली हम लोगों ने 2-3 सैम्पल्स जो बनाया, मिक्सेबिलिटी का इशू था, टेस्ट का इशू था, स्मेल का इशू था। अल्टीमेटली एक अच्छा कॉफ़ी बना जो अभी प्रोडक्शन में है। उनको लॉन्च हम लोग शायद करेंगे, लेकिन GST का इशू है, प्लस क्योंकि वो एक साइड प्रोजेक्ट है, उतना अटेंशन भी नहीं जा रहा है। तो वो हम लोगों ने अभी प्रोडक्शन से जैसे बाहर आता है हम लोग लॉन्च करेंगे, क्योंकि अपना खुद का एजेंसी है। तो अमेज़न एड्स के थ्रू ही हम लोगों ने लॉन्च करेंगे। तो ये हम लोगों ने सोचा डिफरेंशिएशन करने का कॉफ़ी का, जो ऑलरेडी एक इतना बड़ा मार्केट है, ऑलरेडी डोमिनेटेड है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स है। शार्क टैंक जैसे आया है, फाउंडर्स भी लगे हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन हम लोगों ने जो सोचा है। लेकिन आपका अगर कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट है, आप रिसर्च करते हैं, उसको आप डिफरेंशिएट कैसे करें? सबसे अच्छा ऑप्शन है ना रिव्यूज़ पढ़ के, जो ऑलरेडी सेल हो रहा है वहाँ पे कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं, कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक क्या है। गॉट इट। कि आपका प्रोडक्ट जो अभी बिक रहा है उसमें शायद सोचिए एक प्रोडक्ट आता है जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं बहुत लोग, कीबोर्ड स्टैंड। जो कीबोर्ड स्टैंड होता है ना, एक वुडन का टेबल जैसा आता है लेकिन फ्लैट होता है आपका, उसके ऊपर कीबोर्ड रख सकते हैं, और हाथ को रेस्ट करने के लिए वहाँ पे एक सॉफ्ट कुशन रखा हुआ रहता है, ताकि आप माउस जब हिलाएं ना तो आपका हाथ हमेशा वहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट कुशन में रहे। तो वो वाला जो चीज़ है, कस्टमर ने कंप्लेन किया कि मेरा हाथ बहुत दुखता है, तो वो ब्रांड क्या किया, वो कुशन वहाँ पे ऐड किया। गॉट इट। तो ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। एक क्वालिटी चेंज किया उन्होंने, कि पहले जो वुड था वो बहुत ख़राब हो जाता था, या उसमें कुछ इफेक्ट्स या डिफेक्ट्स था होगा। उसके बाद वो ब्रांड ने चेंज किया, सॉफ्ट कुशन लगाया, वुडन क्वालिटी चेंज किया। ये भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो लेकिन इस केस में आपको जो प्रोडक्ट्स में जाना होगा वो बहुत नैरो जाना होगा। ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, मतलब जो हर एक दिन आपको लगता है, जैसे टूथपेस्ट, फेस वॉश, ये सब पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब जो है जो स्किन के ऊपर अप्लाई होता है, जनरली कस्टमर वही चूज़ करते हैं जो फेमस हो, जिनको ट्रस्ट कर सकते हैं। करेक्ट। ओके,
तो अभी मैंने देखा है कि बहुत लोग ना टी शर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इंडिया में एक नई वेव आ चुकी है, एक ट्रेंड ही आ चुका है कि सभी टी शर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या टी शर्ट बिजनेस आज की डेट में शुरू करना सेंस बनाता है? क्योंकि इतना कंपटीशन है। पहले मैन्युफैक्चर से लेके रिटेलर अपलोड करते थे, अभी मैन्युफैक्चर खुद लगे पड़े हैं, राइट? उनको क्या 150-150 की पर टी शर्ट पड़ रही होती है और वो 500 की लिस्ट कर देते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, टी शर्ट बिजनेस जो एक बहुत बड़ा ऑडियंस बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई सेंस है अमेज़न के ऊपर अभी या नहीं? देखिए, हम लोग ना एक ब्रांड मैनेज करते हैं, ब्रांड का नाम है एड्रो, ओके। जो टी शर्ट बेचते हैं, हुडीज़ बेचते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू करते हैं, बहुत अच्छा सेल्स भी करते हैं। तो इस ब्रांड का जो है सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, ओके। ठीक है, मतलब विंटर्स में इनका सेल्स पिक करता है क्योंकि इनका हुडीज़ बहुत अच्छा चलता है, जहाँ पे इनका टी शर्ट जो है वो उतना अच्छा चलता नहीं है। क्या टिकट साइज है उनके ब्रांड का? इनका ब्रांड का टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा है नॉर्मल प्रोडक्ट से, लाइक 2000 से ऊपर होगा टी शर्ट्स का और हुडीज़ का। ओके। और टी शर्ट भी इनका हाई प्राइस है। नॉर्मल अगर आप देखेंगे अमेज़ॉन में टी शर्ट बिकता है कितना, 500, 600, 700 में, इनका 1000 से ऊपर है, 1000-1200 से ऊपर है। तो इनका ये मार्केट में एंटर करने के लिए ये हम लोग को पुश कर रहे हैं कि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग स्केल नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मार्केट है ना, अभी आप देखेंगे अगर HRX का, तो ये ब्रांड जा रहा है बाय ऋतिक रोशन नेम, या फिर आप कोई और ब्रांड भी देखेंगे वो जा रहा है किसी सेलिब्रिटी के नेम से, या कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहे होंगे, या फिर वो ब्रांड का स्नीच अगर आप देखेंगे तो उनका क्या है, उनका मार्केटिंग इतना अच्छा है, वो फेमस इतना हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन के लिए आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप टी शर्ट में आना चाहते हैं अभी, तो फंडिंग एक आपके लिए रीज़न हो सकता है ना आने का, क्योंकि यहाँ पे फंड लगने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डोमिनेटेड है। अगर आप एक डोमिनेटेड मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, पेनिट्रेट करना चाहते हैं, तो आपको खर्चा करना होगा। जब तक आपका ब्रांड का एक ब्रांड नेम नहीं बनता बाहर, जब सब लोग आपको ब्रांड नेम को कॉल नहीं करते हैं, जब आपका ब्रांड नेम के कीवर्ड के ऊपर सर्च नहीं होता है, तब तक आपको मेहनत करते जाना होगा। ओके, तो अभी अगर टी शर्ट बिजनेस शुरू करना है तो फंडिंग चाहिए। जी बिल्कुल। काफ़ी लोग तो बंद कर दो भाई, बहुत पैसे चला रहे हैं। मैंने कितना देखा यार कि एक ना अमेज़ॉन पे मिसकंसेप्शन था कि 500 का प्रोडक्ट है, 700 का बेच दो, 200 रुपये प्रॉफिट। फिर लोगों ने ब्रेक डाउन करना शुरू किया, नहीं यार RTOs भी आ जाते हैं, फिर क्या अरे अमेज़ॉन का कमीशन भी तो है, फिर कह रहे GST भी तो है, फिर कह रहे एड्स भी तो चलाएंगे, फिर कह रहे पैकिंग मटेरियल भी तो है। तो एक ब्रेक डाउन अगर हो सके तो जो लोग कैसे लोगों को प्राइसेस सेट करने चाहिए, अगर कुछ भी अमेज़ॉन के ऊपर बेच रहे हैं, हम परसेंटेज हटा देंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? हम एग्जांपल लेके चलते हैं एक टी शर्ट का। अगर मैं 1500 की टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो 1500 की टी शर्ट के पीछे अगर मेरी 500 की टी शर्ट है, तो उसके ऊपर क्या क्या और कॉस्ट लगेगी अमेज़ॉन पे बेचने के लिए? देखिए, अमेज़ॉन का कॉस्ट का अगर ब्रेक डाउन करूँ तो सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स तो आ जाता है। करेक्ट। अमेज़ॉन का एक रेफरल फी आता है जो लगभग 8% से लेके 12%, 14% तक जाता है। वो हमें बियर करना होता है, वो सेलर को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनका मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं और कस्टमर्स अमेज़ॉन का है। ओके। तो ये रेफरल फी आपको पे करना पड़ेगा, जो बहुत हेफ्टी अमाउंट है, 10-12% मतलब बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आप शिप कैसे करेंगे? अगर आप FBA चूज़ करते हैं तो FBA का एक फीस है, मतलब आपका पिक एंड पैक जो बॉक्स यूज़ होगा, जहाँ पे रखा हुआ होगा, वहाँ पे जो लेबर पिक करेगा, उनका एक कॉस्ट है। ओके। पिक एंड पैक फी, वेट हैंडलिंग फीस, मतलब आपका शिपिंग कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा है। शिपिंग कॉस्ट आपका सबसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है शिपिंग में, आफ्टर रेफरल फीस। ओके। अगर अंदाज़ा मैं बताऊँ, कोई भी सोचिए 1-2 किलो का प्रोडक्ट है आपका, 150-200 रुपये का लग जाता है शिपिंग में। ओके। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। यहाँ पे अमेज़ॉन का नॉर्मल फीस चला गया, अभी आते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो है आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ये कौन सा ब्रांड किस स्टेज पे है वो डिपेंड करता है। क्या इस स्टेज पे है जहाँ पे उनका अवेयरनेस में ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, या फिर एक्विजिशन में स्पेंड हो रहा है, या फिर ये ज़्यादा रिपीट परचेज में फोकस कर रहे हैं। ओके। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है उनका एडवर्टाइजिंग स्पेंड कितना होगा। ओके। तो ये वैरी करता है। हम लोगों ने देखा है कुछ ब्रांड का 5% होता है, कुछ का 200% होता है। मतलब उनका अगर सेलिंग प्राइस है 200 रुपये, वो 400 रुपये खर्चा करते हैं एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। नेक्स्ट जो कॉस्ट आता है, अगर आप क्लोथिंग का बात करें, क्लोथिंग में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि साइजेस का इशू होता है। तो यहाँ पे रिटर्न्स आप
15-14% का पकड़ के रख सकते हैं। क्लोथिंग में शायद ज़्यादा होगा। यार मैंने सुना है लोगों का 30% रिफंड आ रहा है। जी, रिटर्न आ रहा है। रिटर्न बहुत ज़्यादा है अमेज़ॉन पे, और क्लोथिंग में सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे साइज़ेस का सबसे ज़्यादा इश्यूज़ है। तो ये एक चीज़ है मेरे ख्याल से, ब्रांड्स को सबसे पहले देखना है कि उनका जो रिटर्न्स आ रहा है वो कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि रिटर्न्स का ऐसा नहीं है कि हर एक रिटर्न सेलेबल होगा। आपका वाइट टी शर्ट है, आपने पहना, बोला कि गंदा आया है, हर एक कस्टमर तो लॉयल नहीं होता है। करेक्ट। तो वापस आ गया, अब सेलर क्या करेगा, उसको धो के तो डाल नहीं सकता, वो उनका वेस्ट में चला गया, वहाँ पे वो भी कॉस्ट है। तो ये कुछ कॉस्ट का ब्रेकडाउन है अमेज़ॉन में सेल करने के लिए। पहले आया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, आपका रेफरल फीस, पिक एंड पैक फीस। पिक एंड पैक फीस मतलब आपका बॉक्स का कॉस्ट, पिक करने का, पैक करने का वेयर हाउस। कितना जाता है ये पिक एंड पैक फीस शायद आपका 20 रुपये के करीब है, डिपेंडिंग ऑन प्राइस कितना है। 500 से नीचे एक है, 500 के ऊपर है। बॉक्स का कॉस्ट लगता है लगभग 20 रुपये के करीब। तो बॉक्स के साइज और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। साइज ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लोजिंग फीस आता है जो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपका 10-20 रुपये लगता है। ओके। वेट हैंडलिंग फीस वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट का साइज कितना है, वॉल्यूमेट्रिक वेट, कहाँ पे शिप हो रहा है, क्या लोकल हो रहा है, रीजनल हो रहा है, नेशनल हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है एड्स का और रिटर्न्स का, वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा है। तो ये ओवरऑल आपका कॉस्ट पड़ेगा। यार मुझे बाकी ना खर्चे पता थे, मुझे रेफरल का नहीं पता था कि वो हमको बियर करना पड़ता है। तो अगर मैं अमेज़ोन के ऊपर अपना सामान बेच रहा हूँ, राइट, और किसी ने मेरे प्रोडक्ट को रेफर करना शुरू कर दिया, तो वो जो 8-10% उसके पास जा रहे हैं वो मुझे मेरी जेब से देने पड़ेंगे जी। और हो सकता है कि वो 8-10% ही एट द एंड मेरा कमीशन हो। जी। बहुत सारे ब्रांड्स स्पेशली क्लोथिंग में इसी वजह से बंद कर रहे हैं क्योंकि उनका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ वही ब्रांड अमेज़ॉन में क्लोथिंग में सक्सीड कर पा रहे हैं जिनका ब्रांड वैल्यू, ब्रांड प्रेजेंस ऑलरेडी है, जो हर एक जगह प्रेजेंट है। चाहे वो सोशल मीडिया हो जहाँ पे उनका मार्केटिंग चलता रहता है। अगर आपका एक पूरा प्रोसेस बना हुआ नहीं है जहाँ पे आप कस्टमर को पहले अवेयर कर रहे हैं, उसके बाद आप लेके आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ पे अगर कोई न्यू ब्रांड है, उनके पास पहले तो बजट नहीं होता है अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, उनको डायरेक्ट कन्वर्जन कैंपेन चाहिए, डायरेक्ट सेल चाहिए, उनका सेल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट। और कॉस्ट पहले ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है रिटर्न्स का। तो ये दो चीज़ जब वो कंबाइन करते हैं, वो देखते हैं अरे प्रॉफिट्स तो मेरा है नहीं। तो अगर आपका ब्रांड के पास फंडिंग नहीं है जहाँ पे आप ब्रांडिंग में खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मार्केट है जो आना नहीं चाहिए। मैं खुद शुरू करने वाला था यार, ठीक है, और मैंने 1.5 महीने पहले ड्रॉप किया कि यार बहुत कंपटीशन। खर्चा हुआ आपका कुछ? रिसर्च पे टाइम गया। मतलब जो मैंने मैन्युफैक्चरर से डेमोज वगैरह मंगवाए हैं उसके अंदर 5-7 हज़ार गया। तो अब बच गए? हाँ मेरे बच गए, मैंने तो कुछ भी नहीं लगा अभी, सिर्फ मेरा टाइम लगा, मैं 1.5 महीना लगा, मैंने बहुत रिसर्च की उसके ऊपर। मैं एंड तक पहुंच चुका था। एंड मेरा ऐसे था कि मेरा प्लान ऑल्दो अमेज़ोन के ऊपर बेचना नहीं था, मेरा प्लान था कि मैं खुद की वेबसाइट खोलूँगा। आपको क्या लगता है क्या प्रेफरेबल है, अमेज़ोन या फिर खुद की वेबसाइट? क्योंकि अभी मैं जैसे ब्रेकडाउन देख रहा हूँ अमेज़ोन के ऊपर तो बहुत खर्चे हैं। देखिए जैसे मुझे लगता है ना, ये दो तरीके का ऑडियंस है, ठीक है? अगर आपका ब्रांड वेल एस्टेब्लिश्ड है, फेमस है, तब आप अगर वेबसाइट में बेचते हैं तब ठीक है। अगर आप ब्रांड्स के लिए, आपका ब्रांड के लिए कस्टमर लेके आते हैं, तो जो आपका गूगल एड्स का खर्चा है, क्योंकि गूगल एड्स में कन्वर्जन रेट जो है वो कम है कंपेयर टू अमेज़ॉन एड्स। अमेज़ॉन में बायर जो जा रहा है बाइंग इंटेंट से जा रहा है, उसको पता है कि मुझे क्या खरीदना है, क्या सर्च करना है और वो वहाँ से खरीदना है, तो वहाँ पे कन्वर्जन ज़्यादा है। तो उस कन्वर्जन रेट के लिए अमेज़ॉन ज़्यादा चार्ज करता है, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर जो ट्रस्ट है, कस्टमर को पता है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, कुछ अगर इशू आया मैं रिटर्न कर सकता हूँ। आपका वेबसाइट में अगर आपके ब्रांड के ऊपर उतना वैल्यू नहीं है, कस्टमर का ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पे कस्टमर को लेके आना पहले तो बहुत मुश्किल है। बहुत यूनिक प्रोडक्ट चाहिए। दूसरी बात, कस्टमर अगर आ भी जाएंगे तो वो कन्वर्जन के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको जानते नहीं है। बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने ये देखा है जहाँ पे ब्रांड्स वेबसाइट रन करते हैं, अमेज़ॉन एड्स रन करते हैं, तो हम लोग ट्रैक करते हैं कि सोचिए एक मिडिल का फनल रखते हैं, बीच में एक लैंडिंग पेज जहाँ पे हम लोग एक टैग रखते हैं और उस टैग में पिक्सल रहता है बेसिकली, जहाँ पे वेबसाइट में जाते हैं और हम लोग रिटारगेट करते हैं दो तरीके से, एक वेबसाइट में जाता है, दूसरा अमेज़ॉन पे जाता है। तो हम लोग चेक करते हैं किस में ज़्यादा CTR आ रहा है, वेबसाइट वाला में या अमेज़ॉन वाला में, किस में ज़्यादा कन्वर्जन आ रहा है। तो अमेज़ॉन एक लिंक भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस लिंक से कितना सेल आया, कितना परचेज हुआ है। तो वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, अमेज़ॉन का कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू गूगल एड्स। तो वही चीज़ है, ट्रस्ट कितना है, ट्रस्ट अगर ज़्यादा है तो आपका वेबसाइट ठीक है,
लेकिन आप ये भी देखेंगे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू शेयर आता है अपना अमेज़ॉन से। ओके। तो ये भी एक चीज़ है जो पॉइंट का है, क्योंकि अमेज़ॉन ने अभी तक इतना बड़ा ट्रस्ट बनाया हुआ है, जो ब्रांड्स भी प्रेफर करते हैं पहले अमेज़ॉन में लॉन्च करना। यहाँ तक कि मामा अर्थ भी जब लॉन्च किया था अमेज़ॉन लॉन्च पैड से ही लॉन्च किया था। या बल्कि बोट भी वहीं से ही हुआ जी। वो तो बना ही वो से। एक और क्वेश्चन यार, हम अमेज़ॉन की ही बात क्यों कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट क्यों नहीं? देखिए फ्लिपकार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया रिसेंटली, लेकिन फ्लिपकार्ट क्या है ना, फ्लिपकार्ट आपका डेटा बहुत कम देता है। ओके। अमेज़ॉन जिस तरीके से आपको डेटा देता है फ्लिपकार्ट उतना देता नहीं है, और एडवर्टाइज़र को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, डेटा। या आप डेटा देख के डिसीजन लेते हैं। करेक्ट। और फ्लिपकार्ट में जो एड टाइप्स हैं बहुत कम है, तो अमेज़ॉन में जो है बहुत सारे टारगेटिंग्स है, 20-30 तरीके के टारगेटिंग टाइप्स हैं, ओके। जहाँ फ्लिपकार्ट में सिर्फ 2 या 3 है। तो पहला तो मार्केट में पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है एज अ सेलर प्लस एज अ एडवर्टाइजर ऑल्सो। आपको उतना अगर डेटा नहीं मिलेगा तो आप आउटपुट क्या देंगे। करेक्ट। दूसरा चीज़ यह है कि अमेज़ॉन आपको इतना सारा डेटा देता है कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। गॉट इट। तो वो एक चीज़ है जिसके लिए हम लोग भी अमेज़ॉन प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि आप जितने ब्रांड्स देखेंगे वो पहले अमेज़ॉन के ऊपर आता है, ओके। उसके बाद स्केल करने के लिए फ्लिपकार्ट में जाता है। ओके। बायर्स ज़्यादा कहाँ पे है, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट? जैसे कि हम लोगों ने देखा था 2023 में एक रिपोर्ट आया था, अमेज़ॉन में अराउंड 295 मिलियन मंथली यूज़र्स आते हैं, ओके। जहाँ पे फ्लिपकार्ट में 170 मिलियन मंथली यूज़र्स आते हैं। ओके। तो फ्लिपकार्ट में बहुत कम है, अमेज़ॉन में थोड़ा ज़्यादा है। हम्म। लेकिन अभी क्विक कॉमर्स बहुत अच्छा चल रहा है, या बहुत सारे ब्रांड्स क्विक कॉमर्स में जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो अगर ये दो ब्रांड्स जो ऑब्वियसली इनके लॉजिस्टिक ऑलरेडी बने हुए हैं ये पहले इंप्लीमेंट करता है, शायद फ्लिपकार्ट खुद चलाने वाला है जिसके ऊपर बात चल रहा है। आ चुके। ओके, तो फिर क्विक कॉमर्स एक चैलेंज होने वाला है ये बड़े मार्केट प्लेस के लिए। क्या ये आपके लिए भी होगा, क्योंकि आपका बिजनेस भी क्विक कॉमर्स सपोर्ट नहीं करता? नहीं, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया क्विक कॉमर्स। ओ क्रेजी। किस किस के साथ काम कर रहे हैं अभी जो ब्रांड्स हम लोग के साथ ऑलरेडी हैं उनके साथ हम लोगों ने थोड़ा ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया कि कैसा है, क्योंकि उनका जो डैशबोर्ड है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ एज एडवर्टाइजर। अभी इवॉल्व हो रहे होंगे ना, वो तो नए है ये कॉन्सेप्ट ही। वो भी डेटा देना स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे हम लोग भी उसके बाद, लेकिन एज ए एक्सपेरिमेंट अभी उतना ज़्यादा है नहीं कि हम लोग कुछ बोल सके कि बहुत अच्छा है बहुत ख़राब है। मुझे थोड़ा इंसाइट दो यार, कैसे होता है, क्योंकि अमेज़ॉन तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। मैं गुड़गांव से बैठ के भी ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं कोलकाता से भी बैठ के ऑर्डर कर सकता हूँ, सेम प्रोडक्ट है सेम चीज़, राइट? फॉर एन एग्जांपल अभी क्विक कॉमर्स लिमिटेड प्लेस के ऊपर है और वो नंबर ऑफ पिन कोड्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं और उनके गो स्टोर होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने एक बेकरी आइटम अपने एक ब्लिंकिट के स्टोर के अंदर रखी हुई है और उसके ऊपर 5 रिव्यूज़ है। तो क्या वो 5 रिव्यूज़ अगर बेंगलोर में भी सेम प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगा और मैं एक ही डैशबोर्ड से सभी को एड्स को मैनेज कर सकता हूँ, या कैसे होता है उसका इंटरफेस? अमेज़ॉन एड्स का नहीं, ब्लिंकिट एड्स का। ब्लिंकिट एड्स का सेम ही है आपका। हर एक घो स्टोर्स के लिए हम लोगों ने उतना ज़्यादा अभी तक रिसर्च किया नहीं है। ओके। हम लोग एक जो अकाउंट मैनेजर है सिर्फ उसी के ऊपर काम कर रहा है। ओके। लेकिन उनका फ्लिपकार्ट का जैसा है, आपका ROI बेसिस कैंपेन्स है, मतलब ऑटोमेटिक पे ज़्यादा फोकस्ड है। ओके। वहाँ पे ब्लिंकिट में भी उतना ज़्यादा अभी तक हुआ नहीं है। हर एक ब्रांड का एक डैशबोर्ड मिलता है, हर एक ब्रांड स्पेसिफिक डैशबोर्ड मिलता है जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो उनका जितने सारे घो स्टोर्स है वो आप उसी के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया घो स्टोर्स 10 किलोमीटर के रेडियस में होता है, या तो वहाँ पे एक चीज़ है मेरे ख्याल से, ये अपना एड्स का डेटा बहुत लिमिटेड अभी रख रहे हैं। स्पेशली हम लोगों ने देखा ब्लिंकिट एड्स, अभी जेप्टो एड्स और जो इंस्टामार्ट है उनके ऊपर हम लोगों ने अभी तक उतना ज़्यादा काम किया नहीं है। गॉट इट। लेकिन ब्लिंकिट ऐसा है जो अभी स्टार्ट हुआ है और उनके तरफ से एडवर्टाइजर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अकाउंट मैनेजर जिनको हम लोग बोलते हैं, ताकि एज एडवर्टाइजर हम लोग भी समझ सके मार्केट प्लेस कैसा है, कैसे हम लोग ऐड रन कर सकते हैं। ज़्यादातर अभी ऑटोमेटिक के ऊपर ज़्यादा फोकस है। ओके। मेरे ख्याल से जैसे वो और थोड़ा डेटा खुद समझ सकते हैं तब और ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जितना ज़्यादा डेटा आएगा मेरे ख्याल से तब ब्रांड्स के लिए भी अच्छा है। वो भी देख सकते हैं कौन सा स्टोर में ज़्यादा प्रोडक्ट्स रख सकते हैं और कॉस्ट पर एक्विजिशन सब कुछ ज़्यादा इजी होगा जैसे जैसे, और मेरे ख्याल से टाइम चाहिए इसको। क्या लगता है कि फ्लिपकार्ट को कभी क्विक कॉमर्स कॉम्पीट कर पाएगा? क्योंकि अगर शायद आप अवेयर हैं या नहीं, फ्लिपकार्ट ने अभी बाय का ऑप्शन दिया था जेप्टो को और जेप्टो ने मना कर दिया क्योंकि इक्विटी बहुत मांग रहे हैं और बदले में कैश में दे रहे हैं, अपने खुद के शेयर्स दे रहे हैं और फ्लिपकार्ट ऑलरेडी ओवररेटेड है। तो और उन्होंने खुद का क्विक कॉमर्स लॉन्च भी किया जिसको शायद वो चला नहीं पा रहे हैं, तभी वो जेप्टो को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि क्विक कॉमर्स सेटअप करना बहुत बहुत एक्सपेंसिव और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है।
आपको गो स्टोर बनाने पड़ेंगे, सबकी एग्जीक्यूशंस देखनी पड़ेगी, और 10 किलोमीटर के रेडियस पे आपको डिलीवरी गाइस भी चाहिए जो सिर्फ वही काम कर रहे हो। वो जोमेटो स्विगी पे काम नहीं कर सकते, ऊबर पे नहीं कर सकते, राइट। तो आपको लोगों को साइन करना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं और वो प्रोडक्ट्स को खरीद के अपने पास रखना पड़ता है, राइट। तो व्हाट यू थिंक अभी, क्योंकि मैं ब्लिंकिट का बताता हूँ, ठीक है, मैं 10 मिनट में मेरे घर पे एलेक्सा मंगा सकता हूँ। मैं अमेजोन से ऑर्डर करूँगा, बहुत टाइम लगेगा, और अमेजोन से कम कॉस्ट पे ब्लिंकिट पे अवेलेबल है। और वो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं, शुरू वो ग्रोसरी से हुए थे, ठीक है, अभी उनके पास टॉयज आ चुके हैं, सेक्सुअल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, अपने कपड़े आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुके हैं, ईयरफोन, पावर बैंक, चार्जर, सब कुछ है उनके पास अभी। और जैसे जैसे देख रहा हूँ वो बढ़ते जा रही हैं। तो क्या ये अच्छा डिसीजन रहेगा कि इस जगह पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए एज कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट, अमेजोन, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत है, क्योंकि जो अभी ब्लिंकिट जैसे स्टोर्स हैं ये ऑलरेडी मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही है, जहाँ पे परचेजिंग पावर लोगों में ज़्यादा, हाई टिकट साइज लोग प्रेफर करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक नए ब्रांड के लिए, या फिर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो? मेरे ख्याल से अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी ऐसे कस्टमर चाहते हैं जो ऐसे टियर 2 टियर 3 को ना हो के टियर 1 टियर 2 में ज़्यादा हो। करेक्ट। तो क्योंकि वहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा है। तो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि जो क्विक कॉमर्स है वहाँ पे थ्रूपुट पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक एरिया से कितने प्रोडक्ट, सोचिए वेयर हाउस है वहाँ से कितने प्रोडक्ट निकल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है नॉर्मल फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। वो 4 टाइम्स है। ओके। तो ये क्वेश्चन रेज करता है क्या अमेजोन फ्लिपकार्ट कितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करे। करेक्ट। क्योंकि आप शायद अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो जब क्विक कॉमर्स आया था तो सब लोग यही बोल रहे थे कि क्विक कॉमर्स सिर्फ कोविड के बूम की वजह से ही चल रहा है, नहीं जैसे चलेगा, हट जाएगा उसके बाद अश्लील भी लाइक किए, मरेंगे सारे। देन उसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए शायद फ्लिपकार्ट भी ज़ोर शोर से लग गए अपना खुद का क्विक कॉमर्स के लिए। तो अमेज़ॉन भी मेरे ख्याल से ज़्यादा लेट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पैसा है बहुत सारा। अगर वो नहीं करते, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे आपने देखा अभी ज़ेप्टो, ब्लिंकिट पहले स्टार्ट किया था ग्रोसरीज में, हर एक चीज़ ये इंक्लूड कर रहे हैं। करेक्ट। क्लोथिंग भी अभी यहाँ पे अवेलेबल है, फुटवेयर्स, क्लोथ्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है। करेक्ट। तो प्रोडक्ट्स भी मेरे ख्याल से अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डेटा है। और एक चीज़ है, ये मार्केट प्लेस के पास ऑलरेडी डेटा है, जियो सेंट्रिक डेटा, कि कौन सा जिप कोड में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मूव होता है, और उस तरीके से ये अपना वेयर हाउसेस ऑलरेडी बनाया हुआ है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये अगर आते हैं इनके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि इनके पास ऑलरेडी वेयर हाउसेस बना हुआ है। लेकिन ये अभी सिटी लेवल पे है, इनको अभी एक एक एरिया लेवल पे करना होगा ऑन अ 10 किलोमीटर रेडियस। करेक्ट। लेकिन इनके लिए मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इजी होगा। तो अगर हम लोग एज अ कंज्यूमर सोच रहे हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट कब तक आएंगे, तो मेरे ख्याल से वो लोग ऑलरेडी डिसीजन बना चुके होंगे। तो उनके लिए प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होंगे या सेम होंगे? मुझे लगता है एक ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए क्योंकि अमेजोन ने अपना जब प्राइम लॉन्च किया था उनका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा था, उसके बाद उनका डिलीवरी टाइम कम हुआ, अभी तो एक दिन में भी डिलीवरी आता है, फिर भी वो प्लेटफॉर्म सेम ही है। तो एक दिन से जब 10 मिनट का होगा मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म सेम ही रहेगा। जैसे आप स्विगी अगर आप ओपन करेंगे अभी, स्विगी का 4 टैब शायद बना हुआ है, एक आपका वाइन शॉप, इंस्टामार्ट, दूसरा डिनर्स वगैरह के लिए, दूसरा ऑर्डर करने के लिए, ऐसे शायद करेंगे। तो ये कम्प्लीटली उनके ऊपर है, जो उनका प्लेटफॉर्म, उनके पास इतना सारा डेटा है कि वो हीट मैप से चेक कर सकते हैं कौन सा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। करेक्ट, नाइस, ओके। तो यार मुझे लगता है ना एक कॉम्प्लिकेशन बहुत आएगी कि अमेजोन वेयर हाउस के अंदर हम कितना भी कुछ रख सकते हैं और मैं मेरे घर से डिस्पैच करके भेज सकता हूँ। अभी अगर उनको 10 मिनट में डिलीवर करना है तो उनको खरीद के रखना पड़ेगा मेरे से, जैसे ज़ेप्टो और ब्लिंकिट भी कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा सामान खरीद के रख नहीं सकते। और मैंने आपके वहाँ ब्लिंकिट चलता है जी, ठीक है, मैं तो एडिक्टेड हूँ उससे, ठीक है। मैं रात के 3 बजे चिप्स मंगाता हूँ उससे सिर्फ, और वो दे के जाते हैं 9 मिनट के अंदर। मेरे को लोएस्ट टाइम जो मैंने देखा ना, वो 6 मिनट में मेरे घर सामान आ चुका है पैक होके, पता नहीं कर पहले से करके रखते हैं शायद, ठीक है। तो एडिक्टेड तो मैं हूँ, और मुझे ऐसा है कि मुझे ये भी पता है कि ये लोग खरीद के रखते हैं पहले से, ठीक है। तो एक लिमिटेशन आ जाएगी कि कितना ही सामान खरीद ले, क्योंकि अमेजोन के ऊपर अभी कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतनी वेराइटीज है, राइट। इनके पास एक लिमिटेशन होगी क्योंकि इनको घोस्ट स्टोर बनाने हैं छोटे छोटे एरियाज के अंदर। तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम सिर्फ इसी ब्रांड के साथ काम करेंगे या इसके साथ नहीं करेंगे, और हो सकता है ये कल को इसका प्रीमियम भी चार्ज करें। अभी जो मार्केट प्लेस कमा रहा है मेनली देखेंगे आप रेफरल फीस और एड से, तो मेरे ख्याल से वही प्लेटफॉर्म उनका होगा सेम
जैसे इंस्टामार्ट में भी है, जेप्टो में भी है, या अमेज़ॉन भी अगर लेके आते तो मेरे ख्याल से सेम ही प्लेटफॉर्म रहेगा, उनका चार्ज करने का ऑप्शन भी सेम रहेगा इंस्टेड ऑफ प्रीमियम। ओके। और वो उन्हीं ब्रांड को अलाउ करेंगे जिनका ऑलरेडी सेल अच्छा खासा है। ओके। क्योंकि घोस्ट स्टोर अगर आप देखेंगे बहुत छोटा छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, तो वहाँ पे स्पेस का लिमिटेशन एक है। तो उस स्पेस में वो चाहेंगे फास्ट मूविंग गुड्स रखने का जो ज़्यादा जल्दी मूव हो, और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के पास ऑलरेडी डेटा है कि कौन सा जिप कोड में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये यूटिलाइज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और मेरे ख्याल से वो चांस नहीं देंगे कोई न्यू प्रोडक्ट को प्रीमियम पे करके वहाँ पे एक स्टोरेज लेने का। ओके। इंस्टेड वो खुद डिसाइड करेंगे, और पहले इनिशियल कुछ अगर हम लोग साल की बात करें तो वो खुद एज अ इनवाइट ओनली प्रोग्राम शायद रन करेंगे कि दे विल इनवाइट ब्रांड्स कि आपका अच्छा बिक रहा है, यू शुड स्विच टू आवर क्विक कॉमर्स ऑप्शन। ओके। उसके बाद शायद उन्होंने ऑप्शन दे जब उनका वेयरहाउस थोड़ा बड़ा हो, सिमिलर टू FBA अभी जो है फुलफिलमेंट है अमेज़ॉन, ये अमेज़ॉन का वेयरहाउसेस है जो हर एक सिटी में लगभग 4-5 है। लगभग ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, आपका गोडाउन जैसे बड़े बड़े होते हैं, और जब तक इस लेवल का स्टोर्स नहीं बनता तब तक मेरे ख्याल से ये इनवाइट ओनली ही रखेंगे, अनटिल अनलेस ये इतना बड़ा हो जाए कि बाकी ब्रांड्स को भी मौका दे सके। FBA हर सिटी में है या फिर मेट्रो में? हाँ, हर एक सिटी में FBA है। मुझे जितना पता है रायपुर एक ऐसा जगह है छत्तीसगढ़ जहाँ पे नहीं है। ओके। लेकिन उसके अलावा हर एक सिटी में आपका 4-5 वेयर हाउसेस है। ओके, ये मेरे को नहीं पता था यार। मैं स्मॉल टाउन से, मुझे नहीं लगता मेरी सिटी में होगा। आप कौन सी सिटी से हैं? मैं बीप हो जाएगा पर से हूँ मैं। वहाँ पे भी होगा मेरे ख्याल से। सिर्फ एक स्टेट है जो मुझे पता है, छत्तीसगढ़, वहाँ पे नहीं है। Okay. लेकिन वहाँ पे फ्लेक्स है जो FBA का छोटा वर्जन है, Okay. जो थोड़ा प्राइवेट में रन होता है। ओके, ठीक है, कूल। तो यार मुझे एक अमेज़ॉन सेलर की तरफ से मत बताना, ठीक है? मुझे एक फाउंडर की तरह बताओ कि अगर कोई शुरू कर रहा है, जैसे आपने बताया कि आपके पहले कुछ प्रोडक्ट्स नहीं चले, राइट? किसी के नहीं चलते, और मुझे पता है कि 90% प्रोडक्ट्स जो आज की डेट में कामयाब है, शायद 99%, जो उन्होंने पहले बनाया था वो आज की डेट में नहीं है। आप ग्राइंड कर करके यहाँ पे पहुँचे हो। आप पहले कोर्स बेचते थे, अब आप एक एजेंसी चला रहे हो और उसमें कामयाब हो, राइट? आपकी फाउंडर जर्नी की, आपकी एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की 3 लर्निंग्स जो आपने सीखी हो। जी, देखिए मैं ना इस तरीके से बताऊंगा, आप अगर कोई भी सक्सेस ग्राफ देखेंगे ना, वो सबसे अच्छा लगता है जूम्ड आउट करके। आप दूर से जब देखेंगे तब अच्छा लगता है, लेकिन आप जूम इन जैसे करेंगे ना, आपको पूरा ज़ैगैड पैटर्न दिखेगा, ऊपर नीचे। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है, माइंडसेट। पेशेंस एक ऐसा कैटेगरी है या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है जो एंटरप्रेन्योर्स में होता है। दूसरा होता है माइंडसेट, करेक्ट, कि आपको लगे रहना है, आपको चाहे हो ना हो, आपको यहाँ पे पता है कि इसमें टाइम लगेगा। अगर आप सिर्फ 6 महीना ट्राई करने के लिए आना चाहते हैं, कमिटेड नहीं है, तो यहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते हैं, ठीक है? एक कहावत है जो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, यू हैव टू डिस्कवर योर एरर्स, स्पेशली इफ यू आर इन लव विथ योर एरर्स, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सक्सीड। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कैरेक्टर में क्या ऐसी चीज़ है जो आपका फ्यूचर सेल्फ में आपको नहीं दिखता है, उसको आपको अभी से हटाना है। तो सैक्रिफिशियल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ स्पीड। जो भी हो, अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो मैं आपको पसंद नहीं आऊँगा, आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। मुझे परफेक्शनिस्ट उतना पसंद नहीं है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे वो लैंडिंग पेज डिज़ाइनर हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी है बस कर दो, जितना जल्दी हो सके कर दो, क्योंकि मुझे पता है बाद में मैं कर सकता हूँ और इसको बेहतर। जो एक्शन आप सेट करते हैं, सोचिए 10 एक्शन लेना है, उसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको 10 टाइम कीजिए, तो आपका सक्सेस का चांसेस ज़्यादा होगा। तो ये कुछ चीज़ मेरे ख्याल से हैं। पहला पेशेंस, दूसरा मेरे ख्याल से स्पीड, तीसरा है आपका माइंडसेट। ये कुछ चीज़ है जो मुझे लगता है अगर आप में है तो आप जा सकते हैं। और सीखने का एक जुनून होना चाहिए, हर एक बंदे से सीखना, और शर्म को आपको हटाना होगा। क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे खुद को एक वीडियो करने के लिए, पुश करने के लिए बहुत मेहनत लगता था जब मैंने स्टार्ट किया था। मैं अगर स्टेज पे जाके इवेंट में स्पीकिंग इवेंट कर रहा हूँ, मैं अगर इनवाइटेड हूँ, तो उसके लिए मुझे खुद को प्रिपेयर करना पड़ता था, लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया है जाके करके। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप खुद को एक्सपर्ट बना सकते हैं मेरे ख्याल से प्रैक्टिस से।
तो हाँ, ये 4 चीज़ें मेरे ख्याल से आप अगर नोट करेंगे पॉइंट टू पॉइंट तो आप भी अगर फॉलो करेंगे, लेकिन एक चीज़ है टाइम लगेगा। हर एक चीज़ अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम लगेगा इसमें। आपकी 3 सबसे बड़ी गलतियाँ क्या हैं? मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियाँ, फर्स्ट मेरे ख्याल से जो चीज़ टास्क मैंने सेट किया है उसको ना करना। आप हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है 10 टास्क मैं लिख के रखता हूँ आज करना है, 3 होता है। तो डिसिप्लिन में मेरा एक कमी था, ओके, अभी शायद है ओके, डिसिप्लिन में, लेकिन मैं उसको सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ जो मैं है कि हायरिंग नॉट सून एनफ। जो कोचिंग बिजनेस मैंने बंद किया उसका रीज़न, जो सक्सेस रेट मुझे नहीं मिल रहा था उसका रीज़न शायद मैं जल्दी हायर नहीं कर पाया। ओके, सही बंदे मैं हायर नहीं कर पाए जो मुझे स्केल करने के लिए मदद कर पाए। तो हायरिंग नॉट सून एनफ ये गलती है। दूसरा जो मैंने बताया डिसिप्लिन, और मेरे ख्याल से एक चीज़ कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, ईगो। ठीक है, बोलते हैं ईगो इज़ अ बैड थिंग, मेरे ख्याल से ईगो रहना चाहिए। हर एक का ईगो रहता है, चाहे वो कितने भी बड़े हो। आप देखेंगे बिलियनियर्स भी फाइट करते हैं किसी और को देख के, उसके पास ये है मुझे भी लेना है। तो ईगो एक चीज़ है, आप अगर पॉजिटिवली लें तो ईगो भी बहुत अच्छा पॉजिटिवली आपके लिए काम कर सकता है, अनटिल अनलेस वो आपको ओवरकम करे। एक चीज़ है जो मैंने सीखा था, ठीक है, यू हैव टू लर्न टू प्ले विथ सोर्ड। ओके, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑनेस्ट जवाब देना है, ठीक है? मना कर सकते हैं, झूठ नहीं बोलना। जी। तो एक चीज़ है जो मैंने किया है, लेकिन अभी तो हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग का जो फॉर्म है प्रॉपर, अभी तो कुछ टैक्सेशन का इशू नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, आपको पता है कि इस महीने अगर आपका टैक्सेस ज़्यादा पे करना होता है तो आप कुछ परचेज़ कर लेते हैं बिजनेस के नाम से, एक्सपेंस कर लेते हैं, जो हर एक बंदा करता है। तो अगर आपको पता है इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो आप ऑब्वियसली कुछ खरीद लेंगे, या फिर आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि मैं गवर्नमेंट को क्यों पैसा दूँ, मैं अपना खुद का ब्रांडिंग के लिए पैसा खर्चा करूँ। तो ये चीज़ बिजनेस में कर लेते हैं, तो ये मैं लूप होल्स समझूंगा ये सबको। और बिजनेस ओनर्स लूप होल्स समझ सकते हैं, बट नहीं भी, मुझे क्या लगता है कि जब तक आप 1 करोड़ से कम कमा रहे हैं ना, तो आपके लिए 1-1 लाख भी बहुत मैटर करता है, राइट? अगर टैक्स में आप देख रहे हो कि जीएसटी 5 लाख चला जाएगा या 10 लाख चला जाएगा, आप क्यों दोगे? ठीक है, तो गवर्नमेंट को ना एक बैरियर सेट करना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स के ऊपर है कि आप XYZ अमाउंट के बाद इतना टैक्स दोगे, तो जीएसटी के लिए भी होना चाहिए कि अगर आपका टर्नओवर इससे कम है, क्योंकि अगर कोई 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो शायद वो 10-15 लाख टैक्स क्या है, राइट? अरे बिल्कुल, मैं एक को जानता हूँ, मैं बताता हूँ अभी आपको। एजेंसी है उनकी, ठीक है, कुछ नहीं है, एजुकेशन कुछ नहीं है, तो वो अपने क्लाइंट की एड चलाता है और वो खुद को एक्सपेंस दिखाता है उससे कैश में पैसे लेता है, तो वो दिखाता है उनका कोई बजट है समवेयर अराउंड 1.2 CR समथिंग का, तो वो कंपनी अच्छा खासा टैक्स बचा लेते वो। अरे मस्त, वो 1 पैसा टैक्स नहीं देता, बल्कि वो उसने उनका टर्नओवर है समवेयर अराउंड 4-1 करोड़ के आसपास ईयरली। ओके, वो एक पैसा टैक्स नहीं देता, उसने 1 रुपया जीएसटी का नहीं दिया, सारा का सारा फेसबुक में दिखाता है। मैं कहता हूँ जिस दिन पकड़ा गया ना मैं जमानत के लिए नहीं आऊँगा बाकी ठीक है, क्रेजी। एक और चीज़ बताओ, क्या कभी कोई क्लाइंट को इसीलिए ऑन बोर्ड किया क्योंकि वो पैसा ज़्यादा दे रहा है और आपको पता है वो सक्सेसफुल नहीं होगा? तो अभी हम लोग प्योरली उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और आपने किया है ये चीज़? हाँ, हम लोगों ने किया, जब स्टार्टिंग किया था 3-4 महीने, जब हम लोग को पैसा चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग है, पैसा देना है, हायर कर लिए हम लोगों ने, तो हम लोगों ने किया है। करेक्ट, कूल यार, सबने किया है, सबने किया करने के लिए। और इनकम टैक्स कितना देते हो? उसका आइडिया नहीं है, लेकिन भरा है लास्ट मंथ हम लोगों ने भरा है, अच्छा खासा भरा है। नहीं भरा है हम लोगों ने अच्छा खासा। क्या सारा प्रॉफिट दिखाते हो या सैलरीज लेते हो कंपनी से? नहीं, सैलरीज लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट भी दिखाते हैं। सैलरीज भी एज एक्सपेंस सैलरी कितनी है आपकी? मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है भाई, कितनी? 40,000 के करीब होगा। अरे मस्त बचा रहे हो यार, क्या टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो ना? हाँ, मेरे सैलरी है, मेरे को फाउंडर की सैलरी है। तो कैसे, लाइक सैलरी से विड्रॉ कर लेते हो 40 के आसपास, बाकी सारे के सारे पैसे एज इनकम दिखाते हो या कंपनी में रखते हो? कंपनी में ही रहता है। तो टैक्स बचा रहे हो ना? लेकिन फिर भी टैक्स देना पड़ता है। हाँ, वो कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हो ना। कूल यार, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, मजा आया बात करके। बिल्कुल। एंड में यार कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो एजेंसी के बारे में बता दो अपना थोड़ा। जी। अगर आप ब्रांड है जो हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं अमेजोन एड्स के ऊपर या फ्लिपकार्ट या ब्लिंकिट, तो regrowmedia.com, www.regrowmedia.com, या फिर मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं, sammy@regrowmedia.com। हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे आपको असिस्ट करने के लिए।
कूल, थैंक यू सो मच। चलो।